यूपीएससी 2016 एथिक्स के पेपर में प्रश्नों की विवेचना हम कर रहे हैं और आज जो प्रश्न मैं ले रहा हूँ वो 8वां प्रश्न है सेक्शन ए का। और इसमें मैक्स वेबर ने जो लोक सेवा की या लोक प्रशासन की या नौकरशाही की जो अवधारणा है उसके संबंध में जो बातें कही हैं उनसे संबंधित ये प्रश्न है और उसमें व्यक्तिगत नैतिक मूल्यों का समावेश नौकरशाही में करना उपयुक्त है या उपयुक्त नहीं है, इस बात को हमें विवेचना के साथ में स्पष्ट करना है। और मैक्स वेबर की जो अवधारणा है नौकरशाही के संबंध में उसके बारे में हमारी जानकारी होना जरूरी है। इसके पहले कि हम प्रश्न की विवेचना करें उसकी जानकारी कि मैक्स वेबर ने क्या क्या कहा था और उन बातों का क्या महत्व है। तो देखते हैं कि प्रश्न क्या था। प्रश्न जो दिया गया है, मैक्स वेबर ने कहा था कि जिस प्रकार के नैतिक प्रतिमानों को हम व्यक्तिगत अंतरात्मा के मामलों पर लागू करते हैं उस प्रकार के नैतिक प्रतिमानों को लोक प्रशासन पर लागू करना समझदारी नहीं है। इस बात को समझ लेना महत्वपूर्ण है कि हो सकता है कि राज्य के अधिकारी तंत्र के पास अपनी स्वतंत्र अधिकारी तंत्रीय नैतिकता हो। इस कथन का समालोचना पूर्वक विश्लेषण कीजिए। अब मैक्स वेबर ने एक बात ये कही थी कि जो हमारे नैतिक सिद्धांत हैं या जो हमारे नैतिक मूल्य हैं जिनको हम अपने व्यक्तिगत जीवन में, सार्वजनिक जीवन में, सामाजिक जीवन में जिनका आचरण करते हैं या जिनको हम अपने आप पे लागू करके और जीवन यापन करते हैं, तो उस प्रकार के नैतिक मूल्यों को लोक प्रशासन में लागू करना समझदारी नहीं है। वेबर के हिसाब से होता यह है कि जब लोक प्रशासक चुना जाता है और जब उसका प्रशिक्षण होता है तो उसके प्रशिक्षण में जो बातें उसे बताई जाती हैं, जो बातें समझाई जाती हैं या जिन बातों का आचरण करने के लिए उसे कहा जाता हैगा, उसमें नैतिक प्रतिमानों का स्थान बहुत कम होता है। और एक प्रकार से लोक प्रशासक शुष्क जिसको बोलते हैं अपन, कि उसके भीतर कोई भावनाएं नहीं होनी चाहिए, उसके भीतर में किसी प्रकार की संवेदना नहीं होनी चाहिए और उसको एक प्रकार से तटस्थ जैसा रह करके पूरी तरह से और जो नियम बता दिए गए हैं, जो कानून बता दिए गए हैं या जिस प्रकार का उसको कहा गया है काम करने के लिए वो उसी प्रकार का काम करता रहे। तो जब ये लोग इस प्रकार की ट्रेनिंग लेकर के आते हैं और समाज में काम करने के लिए जाते हैं, शासन की नीतियों के साथ में समाज की सेवा करने के लिए जाते हैंगे, तो इनके पास में जो नियम कायदे कानून होते हैंगे वो उनको कुछ इस तरह से जकड़ के रखते हैं कि वो उन्हीं को प्रैक्टिस करते करते उन्हीं की आदत पड़ जाती है और वो एक प्रकार से अपनी एक अधिकारी तंत्रीय नैतिकता जिसको बोलते हैं वो एक फॉर्मेट खड़ा कर लेते हैंगे। तो वो उनके साथ होता है ऑलरेडी। लेकिन अगर हमें समाज को बेहतरी के लिए, समाज की भलाई के लिए अगर हमें काम करने हैं तो वो नियमों में अगर नहीं कहे गए हैं, वहाँ कोई नियम नहीं मिलता है, तो उस स्थिति में लोक प्रशासक क्या करेगा। और ये नियमानुसार जो उसको अधिकार दे दिए जाते हैं, जो पावर्स उसको दे दी जाती हैं या जो संसाधन उसको दे दिए जाते हैं वो उनका उपयोग कैसे करेगा। तो ये बात देखनी है कि जो इनकी अधिकारी तंत्रीय नैतिकता खड़ी होती है ट्रेनिंग के बाद में वो क्या है, हमारे नैतिक मूल्य जो हैं वो क्या है और अधिकारी तंत्रीय नैतिकता से क्या क्या होता है और उसके साथ में हम नैतिक सिद्धांतों को या नैतिक मूल्यों को लागू कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। लागू करते हैं तो उसके लाभ क्या होते हैंगे, नहीं करते हैं तो क्या होता हैगा और इस अधिकारी तंत्रीय नैतिकता से क्या नुकसान होते हैंगे। तो इस चीज की विवेचना हमें करनी है कि नैतिक सिद्धांतों को जो लोक प्रशासन में अगर लागू करते हैं तो ये अधिकारी तंत्रीय नैतिकता अपनी जगह रह सकती है क्या और उसके साथ में नैतिक सिद्धांत भी काम कर सकते हैं क्या।
अब पहले हम मैक्स वेबर के बारे में एक छोटी सी जानकारी और अफसरशाही या ब्यूरोक्रेसी या नौकरशाही क्या होती है, और उसके बाद में फिर हम मैक्स वेबर की जो अवधारणा है वो अवधारणा के बारे में देखेंगे, और उस अवधारणा में क्या क्या अच्छा है, क्या क्या बुरा है, और कौन कौन से उसके आउटकम हैं वो देखेंगे पहले, और उसके बाद में फिर इस प्रश्न का उत्तर जो विवेचना वाला पार्ट है। तो मैक्स वेबर का परिचय, ये जर्मन के एक समाजशास्त्री हुए हैं, इतिहासकार भी हुए हैं, और इनका समय जो है 1884 से 1920 का समय इनका जो है मिलता है। मैक्स वेबर के हिसाब से अफसरशाही या ब्यूरोक्रेसी सरकार के संचालन के लिए निर्धारित की गई संरचनाओं एवं नियमों को समग्र रूप से अफसरशाही या ब्यूरोक्रेसी कहते हैं। यह मैक्स वेबर की परिभाषा है कि सरकार जो काम करती है या सरकार जो संचालित होती है या सरकार के संचालन में जो व्यवस्था है, जो संरचनाएं हैं या जो नियम कायदे कानून है, उसको, उस तंत्र को, उस संरचना को और उन नियमों को समग्र रूप से अगर हम कहें तो उसमें तंत्र भी आ जाता है और नियम भी आ जाते हैं। ये दोनों को मिला करके नौकरशाही या ब्यूरोक्रेसी बनती हैगी। और ये ब्यूरोक्रेसी या ये जो अफसरशाही है, ये एक प्रकार से जो जनता है और जो सरकार है उसके बीच में ये एक कड़ी का काम करती है, क्योंकि सरकार जो है नियम कायदे कानून बनाती है और ब्यूरोक्रेसी उसको लेकर के समाज में जाती है, और लोक सेवा के काम या जन सेवा के काम जो है वो सरकार की इच्छा के अनुरूप, सरकार जैसे परिणाम चाहती है उसके अनुरूप वो काम करती है। मैक्स वेबर की नौकरशाही की अवधारणा, तो इसमें मैंने बहुत सारी चीजें लिखी हैं। उसमें जो अवधारणा मैक्स वेबर ने कही थी ये उसी के बिंदु होंगे। तो जिसमें कि जब नौकरशाह समाज के लिए जाएगा और वो जब आएगा तो क्या क्या होगा उसके लिए, तो उसमें शक्ति का औपचारिक रूप से विभाजन, मतलब यहाँ पे जो पावर्स हैं कि हर लेवल पे कौन कौन सी पावर होगी, जैसे तहसीलदार है, डिप्टी कलेक्टर है, कमिश्नर है, तो हर पोस्ट पे उसको कौन कौन सी पावर्स होंगी जिनका वो यूज करेगा, और उसके अधिकार क्या क्या होंगे, कानून के कौन कौन से अधिकार होंगे उसको लागू करने के, वो वहां पर उनका विभाजन किया गया है। उसी तरह से परिभाषित प्रशासनिक कार्य का विभाजन, तो काम कौन कौन से करेंगे, कानून का उपयोग का अधिकार, फिर उसके कार्य कि उसकी जिम्मेदारियां कौन कौन सी है, उसका जुरिडिक्शन कितना कौन कौन सा होगा, उसको उसका वहां पे विभाजन किया जाता है। और इन लोगों का चयन योग्यता के आधार पे किया जाता है कि अकॉर्डिंग टू द मेरिट्स दे विल बी प्लेस्ड, वो अपने मेरिट के हिसाब से उनका चयन किया जाता है और उनकी पदस्थापनाएं उस हिसाब से की जाती हैं। प्रबंधकीय नियमों में प्रशिक्षण के बाद कार्य करने की व्यवस्था होती है, और फिर उसके बाद में रिक्रूटमेंट के बाद में उनको प्रशिक्षण दिया जाता है एक पर्टिकुलर टाइप का, कि भाई तहसीलदार बनना है तो ये प्रशिक्षण है, डिप्टी कलेक्टर का ये होगा, कलेक्टर का ये होगा, कमिश्नर का ये होगा, हर लेवल के लिए उसमें उसको प्रशिक्षण में जाना पड़ता है। भर्ती एवं कैरियर हेतु सुव्यवस्थित एवं तर्कसंगत तंत्र, और इसके लिए कि उनकी रिक्रूटमेंट जो है, उनकी भर्ती जो है एक प्रक्रिया के तहत हो, एक तंत्र के साथ में हो, और उनका जो सेवा अवधि है उसमें उनको कब कब कौन कौन से प्रमोशन मिलने हैं, कब कब उन्नति होनी है, कैसे कैसे होनी है, इसका पूरा एक मैकेनिज्म बनाया जाता है। शक्तियों एवं अधिकारों का समुचित वितरण हेतु पदानुक्रम, और ये हायरार्की जो है कि कौन सा पद किससे बड़ा है, कौन सा पद किससे छोटा है, किस पद की कौन सी पावर है, कौन सा पद पे बैठा हुआ व्यक्ति क्या करेगा, ये वहां पे डिफाइन किया जाता है। सूचना एवं सहयोग की सुचारुता हेतु नेटवर्क की व्यवस्था, और इन सभी में हर लेवल पे कम्युनिकेशन प्रॉपर हो और कोऑपरेशन प्रॉपर हो, एक दूसरे को सहयोग करते रहेंगे, इसकी भी पूरी व्यवस्था की जाती है। और एक डिफाइन परिभाषित नेटवर्क की इस तरह से सूचनाएं इधर से इधर जाएंगी या सूचनाएं उधर से इधर आएंगी, और आपका सबऑर्डिनेट को ये सहयोग करना है या सुपीरियर को ये सहयोग करना है, तो ये सारी चीजें वहां पे डिफाइन की जाती हैं। कर्तव्य को पूरा करने हेतु सत्ता हस्तांतरित की जाती है, और जब भी कोई इधर से उधर आता है जाता है या कोई काम अलॉट होता है तो उसके लिए उसको पूरी पावर्स
और पूरे अधिकार उसको ट्रांसफर किया जाता है। कर्तव्यों को दृढ़ता के साथ नियमों की सीमाओं में बांध दिया जाता है और कौन कौन से काम करने हैं, उनका आउटकम क्या होना है, ये सारी चीजें बिल्कुल नियम बना करके उसको डिफाइन कर दी जाती हैं कि आपको ये करना है, आपके ये काम है और ये आपके आउटकम होंगे। कर्तव्यों की नियमित एवं निरंतर पूर्ति के लिए साधन उपलब्ध करवाए जाते हैं और काम करने के लिए ब्यूरोक्रेट्स को काम करने के लिए जो भी साधन है, चाहे वो परिवहन है, संचार है, रहने का है, उसके बाद में फ्रिंज बेनिफिट है, उसके ऑफिस में जो भी चीजें होती हैं, तो वो सारे साधन वो सरकार उपलब्ध करवाती है कि अधिकारों के उपयोग की विधि पूर्वक व्यवस्था की जाती है और वो अपने अधिकारों का जो उपयोग करेगा, कानून के उपयोग का अधिकार और बाकी के भी जो अधिकार होते हैं, उनकी बाकायदा संवैधानिक स्वीकृति होती है, तब जाकर के ब्यूरोक्रेट जो है उसको काम करता है। लिखित दस्तावेजों, फाइलों, अभिलेखों तथा दफ्तर प्रबंधन पर निर्भर रहा जाता है। अब ये इसकी एक बहुत बड़ी बात है, जो ब्यूरोक्रेसी हमारे यहाँ चलती है उसमें कि हर चीज पेपर पे ही होगी, एप्लीकेशन लगाओ हर चीज के लिए और फिर वो एप्लीकेशन चलेगी एक टेबल से दूसरे टेबल, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, चौथे से पांचवे, ऐसे घूमते हुए वो जाकर के किसी फाइल में लगेगी, फिर वो किसी अभिलेख में जाकर के शामिल हो जाएगी और अभिलेखागार में जाकर के वो रखाएगी। उस पर कार्रवाई जो भी होती है वो स्टेप बाय स्टेप सब उस पर नोट होती जाती है और वो ऐसे चल करके तब जाकर के लोगों को या समाज को वो उसका परिणाम मिलता है। और ये पूरा प्रबंधन जो है कि चपरासी से लेकर के कलेक्टर तक का ये पूरा एक दफ्तर, पूरा का पूरा एक सिस्टम, एक तंत्र वो कागज पे चलता है। मतलब यहाँ पे जो डॉक्यूमेंटेशन है दैट इज द मोर इम्पोर्टेंट। अब ये जो नौकरशाही है इसका नकारात्मक पक्ष क्या है, इसमें क्या क्या बातें जो वेबर ने खुद कही हैं कि इसके ये जो है ये इसकी विशेषताएं भी हैं उनके हिसाब से, और लेकिन ये एक प्रकार से इसका नकारात्मक पक्ष भी है कि इस प्रकार से प्रशिक्षित नौकरशाह जो होता है उसमें मानवता का अभाव होता है। और मानवता का अभाव होने की वजह से वो क्या होता है कि जो बड़े लोग होते हैंगे, जो अभिजात्य वर्ग होता हैगा, ये हमेशा उसकी तरफ मुड़े हुए रहते हैंगे और जो सॉफ्ट है पक्ष, जो कोमलता वाला पक्ष है, जो दया का है, परोपकार का है, सहानुभूति वाला पक्ष होता है, उसका इनमें पूर्णतः अभाव होता हैगा। नौकरशाह बाहर वालों से बहुत कम प्रभावित होते हैं और ये इनका एक अपने तरह का सर्किट होता है या अपने तरह का एक माहौल होता हैगा जिसमें ये बाहर वालों से या दूसरे लोगों से प्रभावित होते ही नहीं हैं। और इनमें अपने आप में एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता हैगा कि हम जो है समाज के सबसे बड़े वर्गों में हैं या सबसे बुद्धिशाली हैं और जो भी हैं वो हम ही हैं। तो एक प्रकार का इनमें अहंकार होता हैगा। इस नौकरशाही का जो वर्ग होता है उसमें एक अपने प्रकार की जो है वो भावना होती है कि हम जो है सबसे बेहतर लोग हैं। और ये लाल फीताशाही और औपचारिकताओं पे, अब इसमें क्या था, नियम कायदे कानून जब अड़ंगे लगाने लगते हैंगे किसी भी काम में तो उसको बोलते हैं लाल फीताशाही। और ये नियम कायदे कानूनों में जरूरी नहीं है कि सारी चीजें उसमें आ ही गई हों, और जो चीजें उसमें नहीं होती हैं या जिन चीजों को टालना होता है या जिन चीजों को लटकाना होता हैगा तो ये उन नियम कायदे कानूनों का ही बहाना बना करके या औपचारिकताओं का बहाना बना के जिसमें ये दस्तावेज लगाओ, इधर दस्तखत करो, उधर फोटोकॉपी लगाओ, इधर का प्रमाणीकरण लेकर के आओ, इससे लिखवा के लाओ, तो ऐसा करते हैंगे। और ऐसा करने से जो भ्रष्टाचार का रास्ता जहाँ से निकलता है वो ये लाल फीताशाही और जो औपचारिकताएं होती हैं, पेपर फॉर्मेलिटीज जिसको बोलते हैं अपन, ये वहां से भ्रष्टाचार को भी जन्म देता हैगा। नौकरशाही वहां के मूल्यों को अभिव्यक्ति करती है। अब ये क्या है कि जिस तरह का समाज होता हैगा और जिस तरह के लोग होते हैं और जिस तरह की संस्थाएं होती हैं तो ये नौकरशाह निकल के वहीं से आते हैंगे। और जब ये ऐसा आचरण करते हैं तो इनसे उस समाज का या उस परिवेश का चरित्र जो है वो निकल के आता है कि जैसा नौकरशाह है वैसा ही यहाँ का समाज होगा या वैसे ही यहाँ के लोग बाग होंगे। तो ये एक इसका ड्रॉबैक है या ये कहे कि एक नकारात्मक पक्ष है कि नौकरशाहों का व्यवहार समाज के व्यवहार को प्रकट करने लगता हैगा या नौकरशाहों का व्यवहार उस देश के ही व्यवहार को प्रकट करने लगता हैगा। और ये लोग जब अपने प्रकार के एक विशेष प्रकार का माहौल बना लेते हैं या एक विशेष प्रकार का
ग्रुप बन जाता हैगा, या उनका हम जो है सबसे बड़े लोग हैंगे, तो ये लोग जो है किसी की सुनते नहीं है। इन्हें परिवर्तन के लिए कहें या इन्हें सुधरने के लिए कहें, ये करते नहीं है, बल्कि ये चाहते हैं कि हमें और पावर मिलती जाए, और पावर मिलती जाए। तो जो ग्रीड होती है वो इस वर्ग में ज़्यादा पाई जाती है कि एक तो परिवर्तन का विरोध करना और ज़्यादा से ज़्यादा शक्तियों को की कामना करना। और नौकरशाहों की ये अपनी प्रकार की विचारधाराएं बना लेते हैं फिर। और जब ये अपने तरह की विचारधाराएं बना लेते हैं तो फिर उनसे जो निर्णय होते हैं, जो समाज के लिए निर्णय होते हैं, वो निर्णय प्रभावित होने लगते हैं। तो ये नौकरशाही के नकारात्मक पक्ष कि इसमें ये चीजें ऐसी हैं जिनकी वजह से समाज को, राष्ट्र को बुरे परिणाम देखने पड़ सकते हैं। अब देखते हैं कि ये नौकरशाह जो हैं, इनमें जो मूल्य खड़े होते हैं या जो इनके मापदंड बनते हैं, वो कैसे बनते हैं, और वहां से ये अधिकारी तंत्री नैतिकता जो ये खड़ी करते हैं अपने आप में, वो कैसे निकल के आती है। तो नौकरशाह अपने साथियों के प्रभावपूर्ण सांस्कृतिक मूल्यों से मर्यादित होते हैं। अब इसमें होता ये है कि जब ये चुन लिए जाते हैं, इनका प्रशिक्षण हो जाता हैगा, तो फिर ये अपने आप में जो ग्रुप बनता हैगा, तो उसमें जो लोग प्रभावशाली हो जाते हैं या जिनका प्रभाव दूसरे लेने लगते हैं, तो वो जिन चीज़ों का अनुपालन कर रहे हैं अपने जीवन में, वो भी उसको अपनाने लगते हैं। और ऐसा करते 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 एक अलग तरह के सांस्कृतिक मूल्य जो है कि उसमें कुछ लोग कुछ प्रकार के मूल्यों को लेकर चलते हैं, कुछ मूल्यों को लेकर चल रहे हैं। तो ये ऐसा करते करते एक इनका अपना सांस्कृतिक मूल्यों का दायरा बना लेते हैं ये, और ऐसी मूल्य व्यवस्था विकसित कर लेते हैं जो उनकी वर्किंग स्टाइल में या जो उनकी वर्किंग फिलॉसफी जो होती है, जो काम करने की शैली होती है कि उस शैली के अनुरूप जो जो चीज़ें उपयुक्त होती हैं, उनको ये अपने साथ में लेकर के काम करने लगते हैं। और उससे जो दृष्टिकोण इनका बन जाता हैगा, तो उससे प्रशासन के जो काम होते हैं, जो नियम कायदे कानूनों को साथ में लेकर के चलना होता हैगा, तो ये उसमें नियम कायदे कानूनों का सकारात्मक पक्ष लेंगे या नहीं लेंगे, ये वहाँ पे फिर निश्चित नहीं होता हैगा। और चूंकि ये विशेषज्ञ होते हैं, एक प्रकार से ये प्रशिक्षित होते हैं और धीरे धीरे इनमें अनुभव भी आने लगता हैगा, तो फिर ये क्या करते हैं कि अपनी योग्यता पे, अपनी जो विशिष्टता होती है, ये उसी पे जो जोर देने लगते हैं कि बस ये जो है, हम जिन जिन चीज़ों को कर रहे हैं यही चीज़ें सही हैं, इसके अलावा बाकी कुछ और सही नहीं है। और सब लोग मिलकर के, ये पूरी ब्यूरोक्रेसी मिलकर के अपनी उन्हीं चीज़ों को ऊपर उठाने की कोशिश करती है, और सब एक प्रकार से वो पूरी लॉबी बन जाती है कि जो अपने कुछ मूल्य बना लेते हैं समय के साथ में, और उन मूल्यों को लेकर के ये उनकी कार्यशैली डेवलप हो जाती है, और उसी कार्यशैली को ये रिपीट करते रहते हैं कि एक कलेक्टर ने ऐसा किया था तो मैं भी यही करूंगा, इसके आगे नहीं करूंगा। एक कलेक्टर ने अगर किसी केस में कोई जजमेंट दे दिया तो मैं उसी जजमेंट को फॉलो करूंगा, मैं उसके कंट्रास्ट में जजमेंट दे नहीं सकता। तो ये ऐसे कर करके धीरे 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 वो रेफरेंस बनते बनते इनके अपने मूल्य खड़े हो जाते हैं। मतलब वो प्रशासनिक व्यवस्था में एक अलग तरह के मूल्य ये खड़े कर लेते हैं, और उसको कहते हैं कि ये अधिकारी तंत्रीय नैतिकता, कि प्रशिक्षण पाने के बाद में, नियम कायदे कानूनों को पढ़ लेने के बाद में और उनको प्रैक्टिस करने के बाद में, ये कुछ अपने तरह के मूल्य खड़े कर लेते हैं जो केवल उस तंत्र में ही होते हैं, उसके बाहर नहीं मिलेंगे आपको, लेकिन ये उसी के साथ जकड़े हुए रहते हैं। तो ये होती है इनकी अधिकारी तंत्रीय नैतिकता कि ये उन नियम कायदे कानूनों के भीतर एक दायरे में सिमट के रह जाते हैं। और नौकरशाही में स्वामी भक्ति व्यक्ति के प्रति नहीं, भक्ति अव्यक्तिगत कार्यों के प्रति होती है। ये किसी पर्टिकुलर के प्रति संवेदनशील नहीं होते हैं, वहां पे इनकी संवेदनाएं काम नहीं करती हैं। किसी की कितनी भी जरूरत हो, कोई व्यक्तिगत रूप से कितना भी प्रताड़ित हो जाए, लेकिन ये नियम कायदे कानूनों को लेकर के ही बैठे रहने वाले हैं। नौकरशाही को निरपेक्ष माना जाता है, किंतु व्यवहार में किसी का प्रभाव हो सकता है, और ये वैसे तो इनको निरपेक्ष होना पड़ता है, लेकिन ये जो है हमेशा ये देखा गया है कि ये जो स्ट्रीम चल रही होती है, जो विचारधारा चल रही होती है, या जो राजनीतिक पार्टियां चल रही होती हैं उस समय पावर में, ये उनके प्रभाव में आते हैंगे। नौकरशाहों की विचारधारा होती है जो उनके निर्णय को प्रभावित करती हैगी, और इनकी अपनी जो विचारधाराएं बन जाती हैंगी, ये अधिकारी तंत्री नैतिकता के साथ में, ये उससे इनके निर्णय भी प्रभावित होने लगते हैंगे।
ये क्या करते हैं कि अपनी जो स्पेशलिटी है, जो दक्षता इनमें आ गई है, या जो व्यावसायिक इनकी कॉम्पिटेंसी आ गई है, और इनकी जो कॉम्पिटेंसी और कैलिपर होता हैगा, उसको ये मान लेते हैं कि अब हम जिंदगी भर के लिए सुरक्षित हैं, जॉब भी सुरक्षित है, और एक जो निश्चित आय है हमारी, ये तो होनी ही होनी हैगी। तो ये इनकी जो मूल्य खड़े कर लेते हैं ये, और उसको उस तरीके से अपने थॉट में लेकर के आ जाते हैंगे। तो उससे भी कई बार जो समाज के काम होते हैं, या जो सरकार जैसा चाहती है वैसे परिणाम निकल के नहीं आते हैं। अब प्रश्न का उत्तर, विवेचना। तो पहले एक छोटी सी भूमिका एक लाइन की कि नौकरशाही वह तंत्र है जो जमीनी स्तर पर सरकार की नीतियों को नियमानुसार लागू करता है। जो वर्तमान ब्यूरोक्रेसी चल रही है हमारे यहाँ पे, उसमें जो नीतियाँ लागू होती हैं वो नियमों के अनुसार ब्यूरोक्रेसी उनको समाज में लेके जाती है और उनको लागू करती है। अब वेबर ने जो कहा था उसको हमने यहाँ लिखा है कि वेबर ने योग्यता, पदानुक्रम, अधिकार, नियमानुसार निर्णय, योग्यता अनुसार उन्नति आदि गुणों की आवश्यकता पे बल दिया है, किंतु व्यक्तिगत एवं कार्यस्थल जीवन को अलग अलग माना है। लिखित नियमानुसार ही आचरण एवं निर्णय करना है। तो यहाँ पे जो ब्यूरोक्रेसी है उसमें सारी चीजें पेपर पे लिखी हुई हैं, सारे नियम, कायदे, कानून, कर्तव्य और अधिकार, हर चीज डिफाइन कर दी है, परिभाषित कर दी है, और उसी के अनुसार उनको काम करना होता है। नौकरशाही की नैतिकता में निष्पक्षता और अपक्षपातीता होना चाहिए, वहीं सहानुभूति और परोपकार भी होना चाहिए, किंतु नौकरशाही में नियमों के अनुसार यह संभव नहीं होता है, ये वेबर के अनुसार। लेकिन हमने पहले के प्रश्न जो की विवेचना की है उसमें हमने निष्पक्षता और अपक्षपातीता की वकालत की है कि ये होना चाहिए। वहीं जब नैतिक शासन की हमने बात की है तो वहाँ पे सहानुभूति और परोपकार की भी हमने वकालत की है कि ये भी होना चाहिए ब्यूरोक्रेसी में। जबकि वेबर के अनुसार, वेबर ने कहीं भी इन चीज़ों का उल्लेख किया ही नहीं है कि निष्पक्षता और अपक्षपातीता होनी चाहिए, सहानुभूति और परोपकार भी जो है इसमें होना चाहिए। तो ये हमने वेबर के अनुसार एक कथन लिखा। वर्तमान समय में लोक प्रशासक की जिम्मेदारियों का दायरा विस्तृत होता गया है। नैतिकता के अभाव में नियमों के अनुसार अधिकार जमा होने के कारण अनैतिक आचरण, भ्रष्टाचार और शोषण में बढ़ोतरी हुई है। जो वर्तमान परिस्थिति में हम देख रहे हैं कि देश में भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ हैगा, अनैतिक आचरण सिर उठाए खड़े हुए हैंगे, सब तरफ जो है अनैतिकता का बोलबाला हैगा। तो ये स्थिति क्यों बनी और परिणाम निकल के क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि दायरा इतना बढ़ गया है, जिम्मेदारियां इतनी बढ़ गई हैं, और नियम, कायदे, कानून में जो चीजें लिखी हुई हैं वो अब आज के परिवेश में जो आवश्यकता है, जो लोगों की आकांक्षाएं, जो लोगों की अपेक्षा है, उनको वो नियम फुलफिल नहीं कर पाते हैं। और जब ऐसी स्थिति बन जाती हैगी तो लोगों के काम हों या लोगों के काम चलते रहें, उसके लिए फिर जो है वहाँ से एक रास्ता निकलता हैगा कि ये अनैतिक आचरण और भ्रष्टाचार और शोषण कि यदि काम करवाना है तो फिर आप कुछ अतिरिक्त कीजिए। नियम, कायदे, कानूनों में प्रोविजन नहीं है, और अगर मुझे करना है तो भैया फिर कुछ करना पड़ेगा। तो ये चीज वहां से निकलती है। अब अधिकारी तंत्रीय नैतिकता में मानवता का अभाव होता है। ये बात भी वेबर ने की उसमें हमने देखा है कि वहां पे मानवता नाम की चीज कहीं है ही नहीं, कोई गुण नहीं है। और वेबर ने खुद कहा है कि ये अवधारणा जो है, जो ब्यूरोक्रेसी है, उसमें मानवता का अभाव होना चाहिए वेबर के हिसाब से। और ये एक तो ये होता है, फिर दूसरा ये होता है कि कई बार जिन लोगों को जरूरत होती है कि ब्यूरोक्रेसी उनकी मदद करे, लेकिन उनके पास में दस्तावेज नहीं होते हैं। तो नियम, कायदे, कानूनों में नहीं है एक तो प्रोविजन, दूसरा ऊपर से मानवता का अभाव है, और फिर दस्तावेज का अभाव और हो गया, तो फिर किसी का काम होता नहीं है और लोग भटकते रहते हैं। अधिकारी तंत्रीय नैतिकता व्यक्तिगत नैतिकता के अभाव में विपरीत परिणाम दे रही है, जिससे जन सामान्य की अपेक्षा पर लोक प्रशासन परिणामदायक नहीं हो पा रहा है। और यही है कि जो अधिकारी तंत्रीय नैतिकता उन्होंने खड़ी कर ली है कि भाई हम इस दायरे के बाहर नहीं जाएंगे, या ये हमारे जो है तंत्र के मूल्य हो गए। हमारा जो प्रशासन का तंत्र है या प्रशासन की कार्यशैली है, उसमें हम इतनी ही चीजों को लेकर के काम करेंगे, तो उसमें समाज के लिए या उसमें लोक कल्याण की गुंजाइश बहुत कम बनती हैगी। और इसलिए आज का लोक प्रशासन उतना परिणामदायक नहीं हो पा रहा है जितनी की अपेक्षा सरकार करती है या जनता कर रही हैगी। और इसलिए
फिर जो आखिरी कथन जहां कंक्लूड किया हैगा कि लोक प्रशासक के पास उपलब्ध साधनों में अधिकारी तंत्रीय नैतिकता के साथ व्यक्तिगत नैतिक प्रतिमानों के समावेश से उसके निर्णय करने की क्षमता एवं क्षेत्र का विस्तार होगा तथा लोक कल्याण की नीतियों में सहानुभूति परोपकार जैसे मूल्य समाज को लाभ देंगे। तो ये एक कथन कि ये अधिकारी तंत्रीय नैतिकता वहां रहे, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर नैतिक मूल्य, व्यक्तिगत नैतिक मूल्य यदि प्रशासन में आ जाते हैं और मानवता आ जाएगी और मानवता के साथ में परोपकार आ जाएगा और सहानुभूति आ जाएगी, तो उनका निर्णय लेने का जो दायरा है वो बिना किसी कानून की को लिखे या कानूनों का दायरा बढ़ाए, उनका दायरा इतना बढ़ जाएगा, फिर उनके विवेक पे, उनके डिस्क्रिशन पे वो समाज के हित के लिए, लोगों के हित के लिए निर्णय लेकर के और नीतियों को लागू कर सकते हैं और उसके अच्छे परिणाम आ सकते हैं। तो ये विवेचना यहाँ पे समाप्त होती हैगी। इसी के साथ इस पेपर का 2016 के पेपर का सेक्शन ए कंप्लीट होता हैगा। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक कीजिए इस वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल gshindy.com को। थैंक यू।